हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसमें जो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी देखेंगे और इस बुक से लिया गया है। इसमें यूपी ट्रिपल एससी मेंस कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं उसको हम देखेंगे। लेटेस्ट एडिशन है, नया वाला है। ठीक है, इसमें 556 प्लस क्वेश्चन है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। अध्यायवार ये अध्ययन सामग्री क्वेश्चन है और सॉल्व पेपर भी है, तो उससे संबंधित इसमें ग्रोप, मेटावर्स, चैट जीपीटी, साथ ही साथ इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से संबंधित इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। ये सभी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के चैप्टर में या सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया गया है उससे ये सभी टॉपिक को जो इसमें कवर किया गया है और टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो उसी के क्रम में ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन वाला है 2025-26 वाला। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें पहला चैप्टर आज लेंगे और पहले चैप्टर में हम देखेंगे जो दिया गया है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। ठीक है, और इसमें हम आज जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन के अनुसार हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि ये पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 के 5वें महीने में जो पेपर हुआ था उसमें आया था कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस जो है क्या थी। व्हाट वाज द मेन मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये बताना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था उसमें जो है मुख्य मेमोरी जो है क्या इस्तेमाल किया गया था, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल यानी चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक सभी के बारे में आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहली पीढ़ी में जैसे हार्डवेयर के रूप में इसमें निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, स्टोरेज के लिए इसमें जो है मैग्नेटिक ड्रम यानी कि चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया। और ये इसका जो अगर हम बात करेंगे पहली पीढ़ी जो थी वो 1942 से लेकर 1955 के बीच जो विकसित हुआ कंप्यूटर के क्षेत्र में उसको कहा जाता है। ठीक है, 1942 से लेकर 1955 के बीच वाला ये प्रथम पीढ़ी का हुआ। इसके अगर हम प्रथम पीढ़ी में जैसे कि बात करेंगे कंप्यूटर की तो वो आया इनेक। ठीक है, इनेक जो है प्रथम पीढ़ी के उदाहरण है कंप्यूटर का। इनेक है, एडबैक है, यूनिबैक है, ये सभी जो है क्या है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी पीढ़ी जब आई तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1964 तक का जो रहा था वो दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आया। इसमें चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। ठीक है, चुंबकीय डिस्क जो दिया गया है ये सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। इसके बाद तीसरी पीढ़ी जब आई 1965 से 75 के बीच, तो इसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे ये थर्ड जनरेशन का ये बात किया कही जा रही है। ठीक है, थर्ड जनरेशन हो जाएगा। इसके बाद फिर चौथी पीढ़ी जब आई तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर जिसमें सेमी कंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था स्टोरेज के लिए, और माइक्रो प्रोसेसर VLSI जिसको कहते हैं इसका प्रयोग किया गया था हार्डवेयर उसमें। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अगर हम एक्सप्लेन देखें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी डिवाइस के रूप में चुंबकीय ड्रम यानी कि मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों की सर्किटरी में वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल होता था, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम को मुख्य मेमोरी के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताना कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के जो दो मुख्य घटक हैं उनके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी प्रवर्तन कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी में 5वें महीने 2025 में पूछा गया था, उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में जो दो मुख्य घटक या दो टू मेन कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर सिस्टम वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यही दो मेन चीज़ होती है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देखें तो दो मुख्य घटक जो होता है उसमें हार्डवेयर की बात करें तो वो भौतिक उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि CPU है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, ये सभी क्या है, ये सभी हार्डवेयर हो गया।
सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वो प्रोग्राम्स होता है और निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, ड्राइवर हो गया, तो ये सभी जो है सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ तरीके से क्वेश्चन आया था कि 1981 में कंप्यूटर इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित थी। अभी प्रवर्तन कांस्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में इनमें से कौन सी घटना घटित है ये बताना। एप्पल की मैकिनटोश लाइन का शुभारंभ किया गया, या फिर पहले रिस्क वर्क स्टेशन का विमोचन हुआ, या फिर पहले चुंबकीय टेप स्टोरेज का परिचय हुआ, या फिर IBM PC का परिचय हो, या फिर नन ऑफ दीज। 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरीके से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। IBM PC का परिचय किया गया था 1981 में। ठीक है, कब 1981 में क्या हुआ था, IBM PC का परिचय किया गया था। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 1981 में कंप्यूटर के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसका नाम था IBM PC 5150 ये पेश किया गया था 1981 में। ठीक है, ये घटना महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, क्वेश्चन बना है। तो यह जो है पर्सनल कंप्यूटर, PC को क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, एक क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। IBM जो थी एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और उसके प्रवेश ने PC मार्केट को वैधता दिया। इस PC में इंटेल का 8088 प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट और MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद IBM कंपेटेबल PC का एक विशाल बाजार जो है बन गया। तो इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, एक घटना को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन था कि डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल रूप में इसमें से अगर हम देखेंगे तो सूचना को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसमें देखिए पाठ्य पुस्तक तो हो नहीं सकता, टाइपराइटर भी नहीं हो सकता, व्हाइट बोर्ड भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट है। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने का अर्थ क्या है कि जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करना, जिसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों से पढ़ा, बदला और साझा किया जा सके। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक की बात करें तो यह एक फिजिकल वस्तु है, इसमें सूचना छपी हुई होती है, ना कि डिजिटल रूप में स्टोर हुई होती है। टाइपराइटर में क्या होता है कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कागज़ पर अक्षर छापता है, इससे भी डिजिटल डेटा संग्रहण नहीं होता है। व्हाइट बोर्ड क्या है, इस पर जानकारी अस्थायी रूप से हाथ से लिखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लैपटॉप जो होता है क्या होता है, डिजिटल डिवाइस होता है। इसमें हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स आदि को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा हिस्सा है जो सूचना संग्रहण के लिए उपयुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंप्यूटर, एक क्वेश्चन आया हुआ था। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इनमें से बताना है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्टोर करना डेटा को, प्रोसेसिंग करना, और फिर रिट्रीवल ऑफ डाटा, मतलब डाटा की पुनर्प्राप्ति करना। तो ये इसका मेन पर्पज होता है, मेन उद्देश्य होता है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य होता है। और आंसर यहाँ पे बेसिकली क्या है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्राथमिक उद्देश्य की, तो डेटा को संग्रहित करना यानी स्टोरेज, प्रसंस्करण करना मतलब प्रोसेसिंग करना, पुनः प्राप्त करना मतलब रिट्रीवल, ये करना होता है। और इसके अन्य सभी जो कार्य जैसे गेमिंग हो गया, मनोरंजन है, ड्राइंग है, ये सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकते हैं, लेकिन ये इसका मूल उद्देश्य नहीं होता। मूल उद्देश्य में स्टोरेज, प्रोसेसिंग और रिट्रीवल, यही 3 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आया था क्वेश्चन सूची में, कंप्यूटर की पीढ़ी और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी को हमें मिलान करना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरेशन और उसकी टेक्नोलॉजी को मिलान करना था, इसलिए प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों पीढ़ियाँ थी। चारों पीढ़ी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, इसके बारे में हमें मिलान करके इस तरीके से बताना था कि क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2025 के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको पांचों पीढ़ी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कब आया, क्या उसमें इस्तेमाल किया गया, स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, ये सभी चीज़ें आपको उसमें जानकारी होनी चाहिए।
यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट का इस्तेमाल किया गया, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये तो हो गए 4 पीढ़ी। अब एक और है 5वीं पीढ़ी। अगर 5वीं पीढ़ी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? तो 5वीं पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया? 5वीं पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी में यूएसएलएसआई का इस्तेमाल किया गया था। यूएलएसआई क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ इसके। वी और चौथी पीढ़ी जो आई माइक्रो प्रोसेसर चिप और वीएलएसआई। तो वीएलएसआई की जगह पे यहाँ पे यूएलएसआई का इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी में ये करा जाने लगा। ठीक है, 5वीं पीढ़ी का काल क्या था? तो 1990 से लेकर अब तक वर्तमान स्थिति तक 5वीं पीढ़ी चल रहा है। ठीक है, चौथी पीढ़ी की बात करेंगे तो 1976 से 1989 तक। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 1965 से लेकर 1975 तक। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो 1956 से लेकर 1964 तक। और इसके बाद आ जाता है पहली पीढ़ी, जो कि शुरुआत हुआ 1942 से कंप्यूटर का और यह 55 तक चला। ठीक है, इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय मेमोरी आई, मैग्नेटिक टेप आया। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। फिर इसके बाद मैग्नेटिक टेप के बाद या मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया। तीसरी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया गया? तीसरी पीढ़ी में स्टोरेज के लिए चुंबकीय भंडारण, मतलब चुंबकीय जो स्टोरेज था उसकी क्षमता में वृद्धि की गई। ठीक है, चुंबकीय जो स्टोरेज था, मैग्नेटिक स्टोरेज था, इसको जो है क्या हुआ? क्षमता में इसकी वृद्धि किया गया। ठीक है, इसकी क्या किया गया? क्षमता में वृद्धि हुआ। ठीक है, फिर माइक्रो प्रोसेसर चिप चौथी पीढ़ी में लगाई गई और इसमें स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? तो इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया इसमें। ठीक है, स्टोरेज के लिए। और अब 5वीं पीढ़ी की बात करें तो इसमें ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें आना चाहिए। या फिर इसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी का भी इस्तेमाल किसमें किया था? 5वीं पीढ़ी में किया था। ये चीज़ें आपको इसमें आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से बताना कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समय का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। इनमें से आपका बताना आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है? तो उस कंप्यूटर का नाम है डिजिटल कंप्यूटर। क्या नाम है? डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा आंसर। ए पार्ट इसका राइट है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है बाइनरी संख्या नंबर पर चलता है, नंबर सिस्टम पर 0 और 1 जो बाइनरी नंबर है इसी पर जो है ये आधारित होता है। इसी का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व प्रक्रिया करा जाता है। ये गणना और लॉजिकल ऑपरेशन का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है निरंतर डेटा को मापता है और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और वह वोल्टेज या अन्य निरंतर मानों का भी उपयोग करते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का इसमें से अनुक्रम है? क्वेश्चन ये फरवरी 2025 के असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो है प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे निर्देशों का अनुक्रम होता है। तो आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है निर्देशों का एक सेट होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह निर्देश किसी विशेष कार्य करने के लिए उचित प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, जैसे कि पाइथन है, जावा है, सी है। ये सभी लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर के लिए लिखा जाता है निर्देश में। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा इसमें से बताना है? कौन इच्छा अनुसार डेटा का स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है इनमें से? टाइपराइटर करेगा नहीं, टैब करेगा नहीं, मॉनिटर। यहाँ पे अगर देखें तो डी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर इसके लिए। ठीक है, कंप्यूटर बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंप्यूटर वह डिवाइस होता है जो डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस करता है और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग करके डेटा को संरक्षित करता है, प्रोसेसर के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है और जब भी आवश्यक हो डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि कंप्यूटर के जनक कौन है। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं जानते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यह एक अंग्रेजी गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक, यांत्रिक इंजीनियर थे। इन्होंने 19वीं सदी से पहले
मैकेनिकल कंप्यूटर या फिर एनालिटिकल इंजन की कल्पना करके डिजाइन किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था। ठीक है, तो ये कहाँ पर था मतलब, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो था आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आयोवा स्टेट विद्यालय जो था ये जॉन विंसेंट एटनासॉफ और उनके छात्र थे क्लिफोर्ड बेरी द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर एबीसी कहा जाता है, यह निर्माण किया गया था 1937 से 1942 के बीच। ये पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था, और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकास में इसका योगदान ऐतिहासिक साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से पूछा गया था, सूची और सूची 2 को मिलान करना था। ठीक है, और इस तरीके से दिया गया था, एजीसी दिया गया था, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, फिर एजीसी स्टोरेज कैपेसिटी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, फिर था एजीसी मतलब अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की जो है क्या प्रोसेसिंग पावर, इसके बाद फिर था मॉडर्न लैपटॉप, इसके बाद इसमें हमें मिलाना था। ठीक, इसके बाद हमें ये मिलान करना था, मिलान करके हमें यहाँ बताना था। आई टेस्टिंग ऑफिसर में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, तो एकदम बिल्कुल ये नया क्वेश्चन था जो मिलान करने के लिए आया था। इस तरीके से सूची 1 और सूची 2 दिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए एजीसी क्या है, एजीसी के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि इसमें अधिकतर जो मिलान करने वाला था उसमें सब में एजीसी के बारे में बातें कही गई हैं। चलिए एजीसी के बारे में जानते हैं थोड़ी बहुत बातें। इसका पूरा नाम एजेंसी का क्या है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर इसका पूरा नाम है। यह जो है नासा कहाँ का जो है अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र है, तो यह जो है अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का है। तो नासा के अपोलो कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया एक अत्याधुनिक तकनीक था। यह पहला कंप्यूटर था जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया था, और चंद्रमा मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान के मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो कौन था, वो कंप्यूटर एजीसी ही था। ठीक है, इस कंप्यूटर का वजन लगभग 70 पाउंड, मतलब कि अगर किलो में बात करेंगे तो ये 32 किलोग्राम का था। ठीक है, और इसका आयतन जो था लगभग 1 घन फुट था। इसको डिस्प्ले और कीबोर्ड इंटरफेस का उपयोग करके जो है संचालित किया जाता था। इसमें जो है डिस्क्रीट सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के साथ 2.048 मेगा हर्ट्स, ठीक है, मेगा हर्ट्स का इसमें क्या था, क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर लगाया गया था। ठीक है, इस कंप्यूटर में 2K शब्दों की रैम थी और 36K शब्दों की जो है रोम इसमें लगाई गई थी। रैम रोम को पता होगा। ठीक है, प्रयोग किया गया था तथा यह कंप्यूटर 64 KB तक जो है क्या था, डेटा को स्टोर कर सकता था। तो ये अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में जो मोटा मोटी बातें थी उसके बारे में देखा गया। ठीक है, अब इसके जो मिलान करने के लिए आया था उसको हम देखते हैं, कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। ये आया था, अब अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो मिलान करने के लिए आया था, तो ये क्या है 70 पाउंड और आयतन लगभग 1 घन फुट था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता जो थी वो 64 KB स्टोर कर सकता था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति जो थी आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था। इसके बाद आधुनिक जो लैपटॉप है ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता है और कार्यालय कार गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटिंग कार्यों में सक्षम है। तो इस प्रकार ये मिलान करने के लिए आया था। चलिए अगला एक और नया क्वेश्चन आया था, कुछ इस तरीके से मिलान करने के लिए ही था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान था, जिसमें प्रिमिटिव के बारे में बताना था, मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन यानी संयोजन के साधन के बारे में, इन्फिनाइट लैंग्वेज के बारे में, इसके बाद रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है ये इधर लिखा हुआ था, मतलब उस तरीके से मिलान करके बताना था कि कौन सा सही है। ठीक है, मॉर्फेम्स यानी रूपिंग के बारे में बताना था। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी मिलान करने के लिए आया था, तो मिलान पहले कर लेता है। प्रिमिटिव का अर्थ क्या होता है, अभी देखिए इस तरीके से हमें बताना था। प्रिमिटिव का अर्थ होता है सबसे छोटी इकाइयाँ जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर कंप्यूटर से संबंधित है इसका अर्थ होता है मौलिक। प्रिमिटिव का अर्थ क्या होता है, मौलिक या फिर इसको कह सकते हैं प्राथमिक। इसका अर्थ होता है बेसिकली शाब्दिक अर्थ। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिस्टम के ऐसे मूलभूत तत्व या डेटा प्रकार होता है जो और अधिक खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, ये भाषा की नींव बनाते हैं और प्रोसेसर के निर्देश देने के लिए बुनियादी निर्माण खंड प्रदान करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, संयोजन के साधन की बात करें तो एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देती है।
अनंत भाषाओं की बात करेंगे तो अनंत भाषा क्या, तो एक भाषा प्रणाली जो नियमों से एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या में सतही रूपों और अर्थों की अनुमति देती है। संयोजन के नियम की बात करेंगे तो वह एक दिशा निर्देश या सिद्धांत बताते हैं जो सरल इकाइयों को किस प्रकार संयोजित करके बड़ी संरचनाएं बनाया जा सकते हैं, जैसे कि शब्द, वाक्यांश, वाक्य इत्यादि। सब ग्रुपिंग जो है ये किसी भाषा के अर्थ में, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन जो है भाषा विज्ञान में सामान्य है, उसको कहा जाता है ग्रुपिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या होती है। कंप्यूटर की मूल भाषा के बारे में आप कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको ऑप्शन में दिया गया था कुछ इस तरीके से। सामान्य भाषा होती है, मशीन स्तर भाषा होती है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर की मूल भाषा जो है वो क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज जो होता है इसे मशीनी कोड और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के सबसे निचले स्तर के भाषा के रूप में जाना जाता है। यह केवल जीरो और वक्त एक के दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर की मूल भाषा जो होती है वो क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करेंगे असेंबली लेवल लैंग्वेज जो दिया गया है, ये क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है ये एक निम्न स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो मनुष्य को मशीनी लैंग्वेज के बाइनरी कोड को समझने उपयोग करने में मदद करती है। मशीन कोड के स्थान पर निमोनिक कोड का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसका निमोनिक कोड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो जैसे कि ऐड सब, ये सब जो है हम यहाँ पे शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अब इस कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए हम इसमें सॉफ्टवेयर का एक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं, असेंबलर, जो कि सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इसको मशीन कोड में बदलने के लिए। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो मानव के द्वारा पठनीय लैंग्वेज होती है, सरल होती है, गत होती है इसमें, और उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखा गया कोड विभिन्न मशीनों पर चल सकता है क्योंकि इस कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसे जो है मशीन कोड में बदलते हैं। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो पाइथन हो गया आपका, पाइथन है, जावा है, ठीक है, C++ है, रूबी है, ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको जो है कंपाइलर से या फिर इंटरप्रेटर से मशीन कोड में बदलते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त किया गया था। उनका नाम बताना है। ये भी एक्सरे टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। कौन थे वो, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन थे, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसे वॉन न्यूमैन के नाम से भी जाना जाता है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव इनमें से कौन सी होगी, तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VLSI जो दिया गया है ये चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहली पीढ़ी में किया गया था। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस में किया गया था, दूसरी में या फिर तीसरी में। ठीक है, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो है हुआ था, वो हुआ था दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में हुआ था। और तो थर्ड पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था, तो पहला यांत्रिक जो कैलकुलेटर बना था उसको पास्कलाइन कहा गया था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये 1682 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये दूसरी पीढ़ी में हुआ था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से लेकर 1964 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था, और इसी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा का GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। इनमें से कंप्यूटर के प्रकार में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड भी होता है, एनालॉग भी होता है, लेकिन रिमोट कंप्यूटर नहीं होता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, रिमोट कंप्यूटर नहीं होता। बाकी तीन कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है इनमें से? आधुनिक कंप्यूटर का जनक इनमें से किसको मानते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? निर्वात ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आया था, वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया पुणे में पड़ता है। ठीक है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ है? पुणे में स्थित है। तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, पुणे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है? 2018 की बात कर रहा है तो 2018 में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रत्यूष। ठीक है, क्या नाम था? प्रत्यूष नाम था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रत्यूष जो था भारत का सबसे तेज कंप्यूटर था। प्रत्यूष जो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है, इसको वहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। अब ये 2018 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस समय की 2025 में, तो सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? 2025 में सबसे तेज, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत। उसका नाम क्या है? एरावत है, याद रखिएगा। ठीक है, एरावत है। और ये कहाँ पर संचालित है? सी डैक के द्वारा, जो पुणे में स्थित है वहीं पर यह संचालित किया है। ठीक है, सी डैक में, पुणे भारत में संचालित। विश्व में अगर पूछा जाएगा तो उसका नाम क्या है? तो एल कैपिटन। एल कैपिटन, एल कैपिटन जो है ये विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर, तेज सुपर कंप्यूटर है, जो कि ये किस देश का है? तो ये अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका में, अमेरिका का एल कैपिटन जो है सबसे तेज, जो है विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए 2025 हो गया। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 3G 4G 5G में जी का क्या अर्थ है? ये पूछा गया क्वेश्चन। तो जी का अर्थ यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? जनरेशन से होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन सा एक निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है इनमें से? तो वो हो जाएगा प्रोग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन प्रोग्राम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? यह भी क्वेश्चन कनिष्ठ आय जूनियर स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उसमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो वह है निर्देश की व्याख्या करना, ये काम नहीं करता। बाकी निर्देश लाना, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा संसाधन या प्रसंस्करण करना, ये सभी करते हैं। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेटरी शैली या विधि का आविष्कार किसने किया? तो ये किया गया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेटरी जो शैली है कीबोर्ड पर, इसको 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा बनाया गया था। इसमें 104 बटनें होती हैं सामान्यतः, और इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया। इसे क्वेटरी नाम दिया गया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है बाएं ओर से 6 बटन ये इसी क्रम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 1943 में डब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर का क्या कहा गया था? तो उसका नाम था इनियक। क्या नाम था? इनियक नाम था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, इनियक नाम था उसका। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो इनियक को इन्होंने बनाया था, उनका नाम था क्या था? डब्ल्यू मार्चली और इकार्ट के द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाया गया था पहले कंप्यूटर। इनेक का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1940 में परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट PX के लिए जो है अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया था और 1946 में आविष्कार पूरा हुआ था। अगला प्रश्न आया था, वो कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति, मतलब प्रोसेसिंग पावर, प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी? ये किसका नियम है? किसने बताया था ये नियम? तो ये बताया गया था मूर के द्वारा। मूर का नियम है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से वो क्या है?
यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिजिटल। ये डिजिटल के बारे में कहा रहा है, डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा है। डिजिटल कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका प्रयोग व्यापार, बैंक, शिक्षा, मनोरंजन आदि सही में किया जाता है। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर्स की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो यहाँ अगर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो 1956 से 64 तक था, तो यहाँ पे 63 है, 1956 से 63 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस वर्ष से तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ, ये भी क्वेश्चन आया था। तो 64 तक तो दूसरी था, तो 64 के बाद 65 से लेकर और 71 तक यहाँ दिया गया है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 65 से 71 तक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो उनका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन के अवधारणा के बाद इन्हें कंप्यूटर का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट के डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? तो वह है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम कंप्यूटर जो भारत में इंस्टॉल किया गया था वो था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। कब इंस्टॉल किया गया था? 1952 से। ठीक है, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुआ था, और इस ISI में स्थापित होने वाला भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर जो है भारत का प्रथम कंप्यूटर था। अगला प्रश्न, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कैलकुलेटर जो है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम था परम। आंसर यहाँ पे पी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परम जो था, जो कि 1991 में CDAC के द्वारा बनाया गया था, और आदित्य था जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये पहला चैप्टर था। अब पहला चैप्टर बेसिक होता है, जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, कंप्यूटर के आविष्कार, प्रथम जो जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक जितनी बातें थी सभी पूछे गए, वो सभी आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको तरीके से तैयार करिएगा। ठीक है, हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जो चैप्टर नंबर दूसरा होगा, जिसमें हम हार्डवेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बना है, किस तरीके से पूछा जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।